जी अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, अभी हम स्टार्ट करते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा जी? एनआरवी। ठीक है जी। अभी आपने परेशान नहीं होना, इसके हमने एमसीक्यूज करने हैं अभी सारे, इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे, सब करेंगे इंशाल्लाह। अब मेरी बात सुन ले जरा। अच्छा, एक होता है ट्रेडिंग वाला बिजनेस, कौन सा? एक होता है मैन्युफैक्चरिंग वाला, कौन सा बच्चों? अब मुझे ना बहुत तवज्जो से जरा आपने बात का जवाब देना है। ट्रेडिंग वाले बिजनेस में ये मार्कर्स हैं, क्या हैं? ये मार्कर आपकी क्या है? गुड है, सही है ना? ये आपने अगर खरीदे हैं, ट्रेडिंग वाले बिजनेस में आपने चीज़ों को खुद बनाना है नहीं, बनी बनाई चीज़ लेनी है, आगे बेच देनी है। क्या करनी है? बनी बनाई चीज़ लेनी है और आगे क्या करनी है? बेच देनी है। ऐसे ही मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस में आपने खुद चीज़ों को बनाना है। अच्छा, और जो चीज़ आपने एज इट इज आगे बेचनी होती है ना, या वो चीज़ जो आप बेचना चाहते हैं, उसको कहते हैं फिनिश गुड। आपने आई2बी में शायद ये लफ्ज़ कभी सुना हो, फिनिश गुड का। फिनिश गुड किसे कहते हैं? जो चीज आप मार्केट में बेचना चाहते हो, आपके लिए फिनिश गुड है। चाहे मार्कर को खुद बना लें, चाहे मार्कर बना बनाया ले लें, जब मार्कर इस शक्ल में आ गया तो बच्चों ये आपके लिए फिनिश गुड है। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में बच्चों आप चीजों को खुद बनाएंगे। क्या करेंगे? जब आप चीजों को खुद बनाएंगे ना, तो आपके पास आएगा सबसे पहले रॉ मटेरियल। क्या आएगा? ट्रेडिंग बिजनेस में रॉ मटेरियल नहीं आता, वो तो मैन्युफैक्चरर लेके आएगा ना। आपने तो बनी बनाई चीजें ली हैं, आपके पास होगा ही ये फिनिश गुड, ये मार्कर। लेकिन जब आप खुद मैन्युफैक्चरर हैं, मैन्युफैक्चरर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचें जरा भाई, कि पहले वो रॉ मटेरियल खरीदेगा, ऐसे ही है ना बच्चों? फिर वो चीजों पे क्या करेगा? काम करना शुरू करेगा। लेबर होगी ना, उसके पास मशीनरी होगी हैवी किस्म की, लेबर उस पर काम करेगी बच्चों, चीजें बनना स्टार्ट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में सबसे पहले क्या होता है बोलो? ये चीजें आपने पढ़ी हुई हैं मेरा ख्याल आई2बी में, और नहीं पढ़ी? ला दो सर पे, ना ला दो, नहीं पढ़ाया सर ने, हैं? अच्छा, नहीं पढ़ा हुआ ये? वैसे पढ़ा होगा ना यार, ऐसे कैसे हो सकता है जी? मैंने भी एक आधी दफा आई2बी की किताब देखी है, पढ़ा होगा बच्चों, उसमें सिलेबस में है आपके जी। सबसे पहले आएगा रॉ मटेरियल। क्या आएगा? फिर उसके बाद बच्चों इस पे लेबर लगेगी, कुछ और खर्चे होंगे। अच्छा, फिर आ गया काउंटिंग पीरियड। क्या आ गया बच्चों? अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे आए बच्चों, जितनी चीजें बन गई हैं इसे कहते हैं फिनिश गुड। क्या कहते हैं? और अगर कुछ चीजें अभी आधी पचजी बनी है, 75%, 80%, 20%, 30%, 40%, इससे कहते हैं बच्चों समाये फिनिश गुड। क्या? और सैमी नहीं है भाई, सैमी क्या, वेस्ट इंडीज का प्लेयर है जी। समाये फिनिश गुड कहते हैं। क्या कहते हैं जी? या इसका एक और नाम भी है, और वर्क इन इंटरमीडिएट भी कोई कुछ कह रहा है, चलो वो भी कर लें, वो आई2बी में इस तरह कहते होंगे। ये दो लफ्ज इसके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये 3 फेजेस होते हैं चीज के। कितने होते हैं? रॉ मटेरियल आता है बच्चों, क्या आता है? ये समाई फिनिश गुड बच्चों। और फिर अगर सारी चीजें बन गई हैं, फिर ये वाला स्टेप नहीं होता, ये वाला। बात समझ आती है? ये फेजेस हैं, क्या है चीज को बनाने के, क्या है बच्चों? इधर तक बात समझ आती है आपको? इधर तक कोई मसला? इधर तक कोई मसला? अच्छा, हमारा अगला चैप्टर है अकाउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का। ठीक है, उसमें हमने मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस डिस्कस करना है सारा, उसकी काउंटिंग पढ़नी है जी। अच्छा, एक छोटी सी बात आपसे और करने लगा हूं। आपका नाम क्या भाई? सुफियान साहब। आपका भाई? हबीबुल्ला भाई। आपका? अब्दुल मोइज। अच्छा, मोइद, हबीबुल्ला, सुफियान। ये तीनों जो हैं अलग अलग इंसान हैं। क्या हैं? अलग अलग। ऐसे ही है ना जी? इन ये तीनों अलग अलग आइटम्स हैं, मतलब इंसान है। क्या है? इंसान है। अच्छा, मैंने ये लफ्ज बोला ना, मैंने किसी मकसद के लिए बोला है, आप देखिएगा मैं लिंक करूंगा किसी चीज के साथ, ऐसे नहीं। ये तीनों अलग अलग इंसान हैं। क्या है बच्चों?
इंसानों को तो इंसान ही कहते हैं ना। अब्बा जी के 3 बेटे हैं, कितने हैं? बेटा 1, बेटा 2, बेटा 3। इसी तरह, अच्छा आप जिस लेवल पे उसी तरह की एग्जांपल देंगे तो आपको बात आसानी से समझ आएगी ना। अगर मैं ये कहूँगा एक्चुअली व्हेन आई वाज इन नेस्ले, तो फलां पे यार की छड़ी जा रही है कोई। अच्छा अब अगली बात सुनने बच्चों, अगली। इसी तरह जिस तरह ये 3 इंसान हैं, बिजनेस के पास कोई एक आइटम नहीं होती, आइटम ऑफ गुड्स जो उसने बेचनी होती हैं, मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं। क्या होती हैं बच्चों? 1 2 3 मुख्तलिफ आइटम्स होती हैं। क्या होती हैं? बिजनेस के पास बच्चों, फॉर एग्जाम्पल बिजनेस ना एयर कंडीशनर में डील करता है। कंडीशनर वो नहीं जो आप समझे हैं, ये एसी में डील करता है, पंखों में, फैंस में डील करता है, वाटर कूलर में डील करता है। सही है जी। ये तीनों डिफरेंट आइटम्स हैं। क्या हैं बच्चों? ये तीनों क्या हैं? तीनों क्या हैं बोलो? डिफरेंट आइटम्स हैं। क्या हैं बच्चों? ये बात समझ आती है आपको? अब बच्चों बहुत अहम बात आपसे करने लगा हूं। IAS 2 वाला जो स्टैंडर्ड है, या ये वाला जो चैप्टर है, ये कहता है एक कॉन्सेप्ट है आइटम बाय आइटम का। किसका? कसूर आइटम, कसूर जो है वो बेटा 1 जो है उसका है, चपेड़े बेटे 2 को पड़ जाए, ये ज्यादती है। ये क्या है? ऐसे ही है ना। मसला इनका है चपेड़े बबलू भाई को पड़ जाए, ये सही नहीं है। या अब्दुल मोहित का कसूर है, चपेड़े बबलू के पड़नी है। अच्छा ये नहीं सही ना, ये सही नहीं है। इसी तरह सुन लो, बिल्कुल इसी तरह बच्चों, आइटम बाय आइटम वाला कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जिस आइटम में मसला है, NRV उस आइटम पे आनी चाहिए। ये बात सही है कि नहीं? अभी तो आपने एग्री किया ना, बबलू भाई का कसूर नहीं है, उनको चपेटे मारो ना, उनको क्यों पड़ रही हैं जी? मसला यह है कि उनसे भागा नहीं जाता। अच्छा अब अगली बात सुनो बच्चों, अगली बात सुनो। आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट ये है कि जिस आइटम में मसला है, NRV की एडजस्टमेंट उस आइटम पर आनी चाहिए। ये बात लॉजिकल, सीम्स लॉजिकल? अच्छा, जिस आइटम में मसला नहीं है उस आइटम पर NRV की एडजस्टमेंट नहीं आनी चाहिए। अगर मसला है, अब बिजनेस की तरफ आ जाओ ना, अगर मसला है फैंस में, तो NRV की एडजस्टमेंट फैन पे आनी चाहिए ना। ये नहीं बोंगो की तरह, क्या उसका नाम है, तीनों पे इकट्ठी कॉस्ट कैलकुलेट करो, NRV तीनों की इकट्ठी करो और एंड पे जाके देख लो जी स्टॉक लोअर ऑफ में। नहीं, आपने हर आइटम की कॉस्ट और NRV को क्या रखना है? सेपरेट रखना है। क्या रखना है? इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं आइटम बाय आइटम। आ जाए मेरे साथ इधर। अच्छा नीचे जो लिखा है ना 141 पे, ये वाला, ये एग्जाम टिप, ये सब काट दें बच्चों, जरूरत नहीं है इसकी, जरूरत नहीं है पढ़ने की। ये मैं पढ़वाता हूं, एग्जाम टिप इधर आ रही है 142 पे, ये मैं पढ़ाता हूं अभी। आइटम बाय आइटम पे आओ। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 7 कहता है इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, खुद बनाएं तो, कहता प्रोडक्ट के कितने फेजेस होते हैं? रॉ मटेरियल, समाई फिनिश गुड, और या वर्क इन प्रोग्रेस, या फिर फिनिश गुड। ऑल 3 आर करंट एसेट्स। याद रखना, आज तक हमने जब SOFP के एक्सट्रैक्ट्स बनाए हैं, क्या किए हैं? SOFP के एक्सट्रैक्ट्स हमने बनाए, क्या किए बच्चों? जब एक्सट्रैक्ट्स हमने बनाए थे तो हमने स्टॉक को करंट एसेट में रिकॉर्ड किया था ना, करंट एसेट्स। इधर आ गया था हमारा स्टॉक, क्या आ गया था बच्चों? उस स्टॉक में हमारे पास, ट्रेडिंग वाले बिजनेस में हमारे पास होती ही फिनिश गुड है। वो ऐसी है ना? हेलो, ऐसे ही है बच्चों? बोलो जरा जरा जरा, थोड़ा जज्बा शो करो ना। ऐसे ही है ना? जी। मैन्युफैक्चरिंग वाले में सिर्फ फिनिश गुड नहीं है, बल्कि रॉ मटेरियल, इसका स्टॉक,
प्लस समाई फिनिश गुड का स्टॉक प्लस फिनिश गुड का स्टॉक बच्चों। फॉर एग्जांपल ये 50 का, फॉर एग्जांपल ये 100, फॉर एग्जांपल 200 रुपया, बताओ टोटल कितना आया है? 350 जी। ये आती है समझ बात आपको? ये इधर लिखने की कोशिश की है, कहता ऑल 3 आर एंड शुड बी क्लब्ड इन इन्वेंट्री। ये बात समझ आ गई जो समझाना चाह रहा हूं है? अच्छा इसको लिख लो ना इस तरह करके। आगे काउंटिंग फॉर मैन्युफैक्चरिंग का वो भी उसकी डिस्कशन भी तो है ना, मैन्युफैक्चरिंग वाले बिजनेस की, उसमें भी काम आ जाएगा। लिखो शाबाश, लिखो इस लाइन के आगे लिखो। भाई ये लेक्चर नया शुरू किया था ना, ये नया है ना? हाँ, इस लेक्चर का नाम हो जाएगा 63। ये नया है लेक्चर, उनको कहिएगा लहदा लहदा रखना है दोनों को। हाँ जी हाँ जी 63। शाबाश शाबाश, जल्दी जब कर लें फिर हाथ खड़ा कर देना इस तरह। जी कर लिया भाई? कहता इफ अगर देर आर मोर देन 1 प्रोडक्ट्स, ठीक है जी, जो कि हमारे वाले सवाल में अभी आ जाएंगी मोर देन 1। कहता देन फॉर ईच प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। कंपैरिजन जब आपने कॉस्ट और एनआरवी का करना, लहदा लहदा करना, ये बात आपको समझा दी। लेकिन अगर ये तो समझ आ गई ना, कॉस्ट और एनआरवी का भी समझाया आपको कि लहदा लहदा कंपैरिजन। अगर ट्रेडिंग बिजनेस नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, फिर बच्चों रॉ मटेरियल की कॉस्ट फैन की और एनआरवी इसको भी लहदा, समाई फिनिश गुड की कॉस्ट फैन की और एनआरवी ये भी लहदा, और फिनिश गुड भी लहदा। और अगर वाटर कूलर है इसकी इसको इनकी रॉ मटेरियल की कॉस्ट एनआरवी लहदा। भाई समझ आ गई ना? समझ आई? ये 3 फेजेस हैं। क्या हैं? 3 फेजेस हैं। इसकी कॉस्ट एनआरवी लहदा, इसकी लहदा, इसकी लहदा। और अगर एक से ज्यादा प्रोडक्ट हैं तो प्रोडक्ट की भी लहदा। ओके बच्चों? जी 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 जी। देखो ना, आपके पास जी स्टील आ गया, आपने इसे 3 चीजें बनानी है। कितनी बनानी है? जितना स्टॉक फैन पे लग गया उस पे एलोकेट कर देंगे। 10,000 का टोटल स्टॉक है, 2,000 का फैन पे लगा, 7,000 का लग गया जी एयर कूलर पे, और बाकी 1,000 का किसी और पे एलोकेट हो जाएगा। ठीक है चांद? अच्छा कहता जी आगे आ जाए। कहता इफ मोर देन 1 प्रोडक्ट, कहता देन फॉर ईच प्रोडक्ट कंपैरिजन ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी ऑफ रॉ मटेरियल। सही है बच्चों? कहता समाई फिनिश गुड एंड फिनिश गुड शुड बी मेड। अगर कहता कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, समाई फिनिश गुड और फिनिश गुड कहता ज्यादा है एनआरवी से, कहता फिर तीनों पे एनआरवी की एडजस्टमेंट को कैसे लेना है? ये बात तो लॉजिकल है, सीम्स लॉजिकल। अब एग्जांपल करेंगे मजीद क्या हो जाएगी। इधर तक जरा समझ लें, जरा बात, इधर तक बात समझ आती है? ओके। एक एक्सेप्शन आने लगी है। क्या आने लगी है? एक एक्सेप्शन आने लगी है। क्या आने लगी है? यानी एक्सेप्शन कहते हैं जो रूल है ना, एक जनरल रूल जो है, कहता उसमें से अगर किसी चीज के बारे में कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट होना है, इसे क्या कह दिया जाता है? एक्सेप्शन। अब एक्सेप्शन क्या है? जनरल रूल तो ये है, जनरल रूल ये है, चाहे अगर रॉ मटेरियल है, समाई फिनिश गुड है, फिनिश गुड, अगर इनकी कॉस्ट ज्यादा है तीनों की एनआरवी से, तीनों पे लहदा लहदा क्या आनी है? एनआरवी की एडजस्टमेंट। ऐसे ही है। एक्सेप्शन ऑफ द रूल ये है, कहता मार्केट में आपने चीज बेचनी कौन सी है? फिनिश गुड। रॉ मटेरियल तो नहीं बेचना ना, समाई फिनिश गुड तो नहीं बेचनी ना। अच्छा जी, आप कस्टमर आया, कहता जी ये कुर्सी है, ये वाली, ये कस्टमर कहता जी ये चेयर है जी, कहता ये चेयर मुझे चाहिए, ये वाली, ये ठीक है जी। अब आपने ये नीचे वाली चीज तैयार ना की हो, अलहदा अलहदा उसको पकड़ा दें, आप कहेंगे ये भी तो चेयर ही है ना, इन्हीं से चेयर बनने से कहना यार क्या बेवकूफ जाहिल, जा टुर जा यार। अच्छा भाई बात समझ आती है कि नहीं आती? अच्छा मार्केट में बेचनी क्या है? ये कुर्सी बेचनी है कस्टमर को।
तो IS2 वाला जो स्टैंडर्ड है ना, ये कहता है, इधर 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 देखें ना, इधर बच्चे इधर देखें ना, हेलो इधर देखें बच्चों, इधर देखें, आपस में बातें कर रहे हैं। स्टैंडर्ड ये कहता है जो चीज आपने मार्केट में बेचनी है ना, कहता अगर, यानी उसे फिनिश गुड कहते हैं, अगर उसकी NRV ज्यादा है और कॉस्ट, कहता फिर आप इग्नोर कर देंगे रॉ मटेरियल और समाये फिनिश गुड की NRV और कॉस्ट को। कहता फिर आपको एडजस्टमेंट करने की जरूरत, कहता ये कुर्सी है, कहता जी कुर्सी की कॉस्ट रॉ मटेरियल की ज्यादा है NRV पे, मुझे बताएं NRV एडजस्टमेंट आनी है रॉ मटेरियल पे कुर्सी की। कहता समाये फिनिश गुड है, अब ये जनरल रूल पहले मैं डिस्कस कर रहा हूं। कहता समाये फिनिश गुड है, कहता इसकी कॉस्ट ज्यादा है NRV कम है। कहता जनरल रूल ये है कि एडजस्टमेंट आनी है रॉ मटेरियल पे भी और किस पे, क्योंकि दोनों की कॉस्ट ज्यादा है, NRV की कम है। कहता लेकिन मार्केट में आपने बेचनी है कुर्सी, कहता अगर इस चेयर फिनिश गुड की NRV ज्यादा है किससे, कॉस्ट से, कहता तो फिर आप भूल जाएं कि रॉ मटेरियल की NRV कम है, समाये फिनिश गुड की NRV कम है, कहता फिर कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ आई आपको, ये बात समझ आई आपको। अब करते हैं क्वेश्चन, क्या करते हैं, उससे समझ आएगी, अभी तो जुबानी कलामी बात की है। आ जाए बच्चों इधर, एग्जाम्पल नंबर 12 पे आए, किस में आए, कहता एंटिटी इज अ मैन्युफैक्चरर ऑफ कितनी प्रोडक्ट बच्चों, कहता एयर कूलर एंड फैन। रॉ मटेरियल किसका है, एयर कूलर का और फैन का, वर्क इन प्रोग्रेस दोनों का, और फिनिश गुड भी बच्चों दोनों की। ये बात समझ आती है। अब इधर आए बच्चों, इधर आओ, ये है जी कॉस्ट क्या है। अच्छा पहले मैं डिस्कस करूंगा, इधर देखो, ये मैंने कलर दे दिया इसको, आपका फेवरेट कलर कौन सा वैसे जी, ब्लैक। उससे तो बेटा ये रेस हो जाएगा ना, बेड़ा ही गर्क हो जाएगा ना, उसके अलावा बताओ कोई है जी। आपका बबलू भाई कौन सा फेवरेट है, यही है, यही है उनका, सर जान छोड़ो बस। अच्छा जी, जी ये है जी येलो कलर और ये है ग्रीन। मैंने येलो कलर कर दिया एयर कूलर को, एयर कूलर का रॉ मटेरियल, एयर कूलर का वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश गुड, और ये सॉरी एयर कूलर की फिनिश गुड। पहले मैं एयर कूलर को डिस्कस करूंगा, किसको बच्चों, ताकि जरा सिमेट्री आ जाए। कॉस्ट है जी रॉ मटेरियल की कितनी बच्चों, और NRV कितनी है, जनरल रूल के मुताबिक मुझे बताना है आपने, लोअर ऑफ पे स्टॉक रिकॉर्ड होगा, यानी 30,000 की क्या आनी है, NRV एडजस्टमेंट। अब आप आ जाए बच्चों वर्क इन प्रोग्रेस एयर कूलर पे, इसकी कॉस्ट कितनी है 60,000, NRV क्या है, लोअर क्या है दोनों में से, कितने से एडजस्टमेंट, फिर फिनिश गुड पे आ जाए बच्चों 1,60,000 और NRV जी। आप एंड पे आके देखें जो फिनिश गुड है उसकी NRV कम है, लिहाजा एक्सेप्शन नहीं है। एक्सेप्शन तब होनी है जब फिनिश गुड की बोलो NRV ज्यादा है, सही है ना, वो नहीं है। लिहाजा इस पे भी एडजस्टमेंट, इस पे भी एडजस्टमेंट, और 50,000 की इस पे भी एडजस्टमेंट। बताएं बच्चों ये बात समझ आती है, 30,000, 10,000 और इधर कितनी, ये येलो है। ओके बच्चों, अब आपने अच्छा पहले समझ लें, पहले समझ लें, समझ आई है। येलो वालों को देखना है, येलो को देखना है आपने, ठीक है। ये पैरेट कलर इसे कहते हैं, पैरेट ना जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है ना, ये वही एंट्री होती जानी है ना जी। अब आप इधर आओ, अब आप आ जाए पैरेट कलर पे, पैरेट कलर। फैन रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस फैन, फिनिश गुड किसकी बच्चों, फैन। फैन वो मद्दाह नहीं, पंखे, पंखे जी। अब पहली बात मेरी सुननी आपने तवज्जो से, सबसे पहले फिनिश गुड की देखो जी, फिनिश गुड से स्टार्ट करते हैं, उल्टा करते हैं क्योंकि एक्सेप्शन देखते हैं ना। फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है, पैरेट कलर, पैरेट कलर इधर आओ, फिनिश गुड की ज्यादा है। अब बच्चों अगर रॉ मटेरियल की NRV कम भी हुई ना कॉस्ट से तो एडजस्टमेंट नहीं आनी। ये बात समझ आई है, ठीक है।
अच्छा अब आ जाओ इधर, देखते हैं कि ऐसा तो नहीं है। फैन की कॉस्ट कितनी है 120 और एनआरवी कितनी है? जनरल रूल बताओ, एनआरवी की एडजस्टमेंट कितने की आनी चाहिए थी? 20,000। कितने की? ओके, ये आनी चाहिए थी। हाँ हाँ मैं बताता हूँ ना, सस्पेंस नहीं डालने देते। ये है फैन, इसकी कॉस्ट 1,00,000 और इसकी एनआरवी ज्यादा है। इधर तक वैसे ही एडजस्टमेंट नहीं आनी और इधर भी वैसे ही एडजस्टमेंट नहीं आनी, एनआरवी ज्यादा है। अगर जनरल रूल को देखें ना तो बच्चों मुझे बताएं, एनआरवी की जो एडजस्टमेंट है ये 20,000 से आनी चाहिए थी या नहीं? लेकिन एक्सेप्शन क्या कहती है? एनआरवी की एडजस्टमेंट ये वाली 20,000 करने की जरूरत। आओ बच्चों सोल्यूशन पे। कहता क्वेश्चन कहता क्रिटिकली एनालाइज करें द एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड ऑन एयर कूलर एंड फैन। अब आपने कहना फैन पे एडजस्टमेंट नहीं होनी और एयर कूलर पे होनी है। कहता एनआरवी एडजस्टमेंट ऑन एयर कूलर्स रॉ मटेरियल इज रिक्वायर्ड बाय 30,000। बाकी वो आपको पता है कितने कितने की, यानी मैंने तो खैर पूरा सोल्यूशन ही कर दिया ना। ये वाला जो बात बताना चाह रहा हूं, however due to exception on adjustment is required on fans raw material as NRV ज्यादा है cost of। कहता जी ड्यू टू एक्सेप्शन नो एडजस्टमेंट, सॉरी नो का लफ्ज था, नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड ऑन फैंस। हालांकि आनी थी कितने की? 20,000 की। कहता लेकिन एक्सेप्शन की वजह से अब ये बात समझ आती है? ये बात समझ आ गई आपको बच्चों? जी सोल्यूशन बिल्कुल सर नोट करें और नोट करने के बाद इस लाइन को ऐसे कट कर देना है इसको और लिख लो बल्कि नो एनआरवी एडजस्टमेंट। जनरल रूल होता तो आ जानी थी, एक्सेप्शन की वजह से नहीं आनी। नोट सारा करना है और इधर आके इसको कट कर दीजिएगा। हाँ 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 नहीं, इससे इधर एनआरवी नहीं, इधर लिखना है लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी, दोनों में से जो लोअर है। जी ओके। जिसकी कॉस्ट कम है, किसकी? फिनिश गुड की, फिनिश गुड की। अगर सादा बात करूंगा मैं, जरा समराइज फॉर्म बता दूंगा आपको मैं। समराइज फॉर्म सुन लें फिर कर लो। मेरे अरमा आंसुओं में बह गए। हम सो गए दास्तां कहते कहते। अब निकली है बबलू की आवाज। जी तो पहले गलत पढ़ाया सारा मैंने, पहले तेरी आवाज नहीं निकली। भाई अजान हो रही है, ये बंद कर। जी मोहतरम्स कर लिया आपने नोट? जी बच्चों किसी का रह तो नहीं गया नोट करने वाला? कर लिया सबने? अच्छा अब देखें, ये जो हमने 20-25 मिनट लगा के सारी गुफ्तगू की ना औखी सी, इसका लुब्बे लुबाब सुन लें, समराइज फॉर्म सुन लें। अगर आइटम बाय आइटम का कॉन्सेप्ट आया, किसका बच्चों? एक से ज्यादा आइटम्स हैं और उसके अंदर मैन्युफैक्चरिंग वाला बिजनेस है, रॉ मटेरियल, समाई फिनिश गुड और फिनिश गुड। अब एनआरवी की कैलकुलेशन करनी है, लोअर ऑफ कॉस्ट या एनआरवी, ऐसे ही है ना, स्टॉक शुड बी रिकॉर्डेड एट लोअर ऑफ कॉस्ट एंड एनआरवी। आपने एक आइटम को पकड़ना है, आइटम बाय आइटम का मतलब मुख्तलिफ आइटम्स ना, जिस तरह इधर थी। आपने एक आइटम को पकड़ना है और सबसे पहले जाके उसकी क्या देख लेनी है? फिनिश गुड की कॉस्ट और एंड एनआरवी देख लेनी है। अगर एनआरवी ज्यादा है तो कुछ करने की जरूरत, दिस इज एक्सेप्शन ऑफ द रूल। अब आप ये तो सारा समझाया आपको, अब आपको पर्चे में आने हैं एमसीक्यूज। आपने क्या करना है, अगर पूछे जी बताएं एनआरवी की एडजस्टमेंट किधर नहीं होनी, और 4 ऑप्शन हुए, नीचे लिखा होगा अगर फिनिश गुड की एनआरवी ज्यादा है कॉस्ट से बट रॉ मटेरियल की एनआरवी कम है कॉस्ट से, आपने कहना एक्सेप्शन है, एनआरवी की एडजस्टमेंट करने की जरूरत। ओके बच्चों, सबसे पहले एनआरवी और कॉस्ट देख लीजिएगा किसकी बच्चों? फिनिश गुड की। ओके बच्चों, ऐसे ना करना
कहीं फिनिश गुड जो है उसकी जो एनआरवी है, उसकी जो कॉस्ट है, और सॉरी जो फिनिश गुड है उसकी एनआरवी जो है बच्चों वो कम है और कॉस्ट ज्यादा है, फिर एडजस्टमेंट होनी है। लेकिन ऐसा हो सकता है रॉ मटेरियल की एनआरवी ज्यादा हो, फिर उधर ना करने बैठ जाना कहीं। ये तो अकल इतनी तो है ना, इंशाल्लाह इसको इस्तेमाल कर लेंगे, अकल है लेकिन इस्तेमाल करनी है थोड़ी सी। ओके भाई, अच्छा अब नीचे वाली एक और एग्जांपल कर लेना, जरा बात बेहतर हो जाएगी, तसल्ली सी हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 13। अच्छा ये आप घर से करके आओगे? नहीं अभी छुट्टी नहीं, अभी 5-7 मिनट पड़े हैं। अच्छा ये एग्जाम्पल घर से कर लोगे? ये आसान है, इसमें बिल्कुल वही वाला कॉन्सेप्ट है, सही है ना? अच्छा इसमें फिनिश गुड वाला कॉन्सेप्ट है, एक्सेप्शन वाला है, ये आप करके आएंगे, ये मैं डिस्कस। अच्छा इन्वेंटरी का चैप्टर अब ये ना समझी के खत्म हो गया है, इसमें मेरा ख्याल है 2 लेक्चर्स लग जाने और आराम से। जी रिवर्सल ऑफ एनआरवी नहीं पढ़ा सकता, अभी नहीं पढ़ाया जा सकता, अभी इतनी जल्दी समझ नहीं आनी। जी ये छोटे छोटे नन्हे मुन्ने से जरा देख लेंगी। इधर आओ बच्चों, रेलिवेंट एक्सट्रैक्ट्स। बच्चों मुझे बताओ इस चैप्टर में एक्सपेंस में क्या क्या जाएगा, बोलो। कॉस्ट ऑफ सेल, चीज को जब बेचेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल। पीरियोडिक सिस्टम में तो साथ साथ नहीं आती, एंड पे एक ही एंट्री हो जाएगी ना, होनी तो है ना। और बताएं एबनॉर्मल लॉस, लॉसेस, कौन से वाला एबनॉर्मल लॉस, और क्या उसका नाम है? कौन सा सिस्टम ऐसा है जिसमें नॉर्मल लॉस की भी एंट्री होती है? परपेचुअल में, पीरियोडिक में नहीं होती, इस बात को याद कर ले, समझाया था। राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी का मतलब कौन समझाएगा? दोनों हाथ खड़े करके। हाँ हाँ सही बोले, सही बोले, हाँ बोलो। नहीं नहीं हो पाई, हेलो। राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी वो तो मैंने नॉर्मल लॉस में समझाया था, अभी समझाया। राइट डाउन ऑफ इन्वेंटरी का मतलब एनआरवी की एडजस्टमेंट, एनआरवी की एडजस्टमेंट अभी वो किया नहीं था। वो साइमा रिकॉर्डेड हर इन्वेंटरी इतना 2600, वो 115 वाली 115 ये राइट एनआरवी की एडजस्टमेंट, ये लॉस है। लेकिन एक बात तो बताएं मुझे, ये लॉस ऑपरेटिंग एक्सपेंस में जाएगा या कॉस्ट ऑफ सेल में जाएगा? ऑपरेटिंग में जाएगा, लिख लो साथ, आगे लिख लें, ये मैंने मेरा ख्याल लिखवाया था, उसमें नोट करवाया था शायद, फिर लिख लो ना यार, फिर लिख लो ना जी, बस लिख लो। रिवर्सल ऑफ एनआर, अच्छा ये अभी नहीं, ये रिवर्सल नहीं, अभी हल्का सा हिंट दे दूं, हल्का सा हिंट, नहीं सारा नहीं बोल, इस पे टाइम लगना है। अच्छा बोला, रिवर्सल ऑफ एनआरवी का मतलब है पिछले सालों में आपने एनआरवी की एडजस्टमेंट कर दी, अगले साल में फिर वो स्टॉक नहीं बिका, ऐसा मनहूस था स्टॉक, वो फिर नहीं बिका अगले साल के एंड तक, लेकिन अब मार्केट में उसकी प्राइस बढ़ गई है, सही है जी। अब आपने जो एनआरवी की एडजस्टमेंट की थी ना उसको रिवर्स करना है, ठीक है, ये खुशी की बात होगी, लेकिन अभी नहीं, अभी आपने कुछ नहीं करना, मैं समझाऊंगा इसको। हाँ, वो सब देखेंगे ना जब एनआरवी की एडजस्टमेंट रिवर्सल वाली करेंगे ना जी। एसओएफपी के एक्सट्रैक्ट्स बता दो, जरूरत ही नहीं है, जरूरत मतलब करंट एसेट है ना, करंट एसेट में तीनों आ जाएंगे, वो उधर भी लिखवाया, इधर कैप्चर कीजिएगा मोमेंट को जरा। करंट एसेट, एसओएफपी करंट एसेट, तीनों स्टॉक्स आ जाएंगे, यही इधर लिखा है। ओके बच्चों जी, आगे आ जाएंगे। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 बच्चों, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 इस चैप्टर। अच्छा डिस्क्लोजर जो है ना, नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंपोनेंट है, वो 5वां, लेकिन ये हमारे सिलेबस में, लेकिन इस चैप्टर में आके ना किताब बनाने वाला थोड़ा क्या हो गया, जज्बाती जी। आई कैप की जो किताब है उसके अंदर उसने इस चैप्टर में डिस्क्लोजर्स डाल दिए, क्या डाल दिए, आसान है, बस हमने याद कर लेने हैं। इस चैप्टर में डिस्क्लोजर डाल दिए, बाकी किसी चैप्टर में नहीं है डिस्क्लोज है भाई, मैं की करना है कनेक्शन नू जी। आप कहेंगे याल्ला खुले ही ना, खुल गया भाई, अभी ओपन ही ना हो, याल्ला बंद ही हो जाए, ऐसे बेशर्म है, सर का सिस्टम ही खराब हो। अच्छा जो मैंने पढ़ा के देना वो मैंने पढ़ाना ही, आप जो मर्जी कर लें जी। जी आ गया चांद, चांद नहीं आया, मतलब ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 10 कहता है रेलिवेंट डिस्क्लोजर्स,
रिलेटेड टू दिस चैप्टर। क्या था? अकाउंटिंग वो अंग्रेजियां लिखनी होती हैं हमारी, ये पॉलिसी। इन्वेंट्री सिस्टम यूज, सिस्टम बताएं कितने हैं जी? एक पीरियोडिक है और दूसरा क्या है? परपेचुअल। और और मेथड भी बताना है। क्या करना है? मेथड भी दो हैं, फाइफो, एफको, वेटेड एवरेज। ये आपने अंग्रेजी में बतानी है। कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री, इसका मतलब बता दें लोअर ऑफ। अंग्रेजी में बताना है जी लोअर ऑफ। क्या है? एनआरवी। यहां कैरिंग अमाउंट रिकॉर्ड करनी है ना। कैरिंग अमाउंट का मतलब इस चैप्टर में क्या है? क्या? एनआरवी एंड कॉस्ट। अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस इन द पीरियड, यानी जो कॉस्ट ऑफ सेल है ना, वो आपने कितनी रिकॉर्ड की है किताबों में, ये आपने बता देना। चौथा, राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री, यानी अगर आपने एनआरवी की एडजस्टमेंट की है, उसका कितना प्रॉफिट और लॉस में आई एडजस्टमेंट उसकी, वो भी आपने बता देनी है। क्या करनी है बच्चों? डिस्क्लोजर्स में 4 चीजें। कितनी चीजें? कौन कौन सी? इन्वेंट्री का मेथड और सिस्टम कौन सा है, यानी क्या पॉलिसी है। पॉलिसी किससे रिलेटेड? मेथड से और सिस्टम से। कैरिंग अमाउंट इन्वेंट्री की बतानी है, लोअर ऑफ एनआरवी या कॉस्ट। अगली बात बोले, शाबाश, जल्दी बताओ जल्दी। जितना एक्सपेंस आपने रिकॉर्ड किया कॉस्ट ऑफ सेल में वो बताना है, और अगर एनआरवी की एडजस्टमेंट की है तो वो भी बतानी है। ये 4 चीजें बतानी है। नहीं भाई, ये बिकने वाले की बात कर रहे हैं ना, कॉस्ट ऑफ सेल की कर रहे हैं ना, सोल्ड की। वो प्रॉफिट और लॉस में कॉस्ट ऑफ सेल में जाता है ना। और ये राइट डाउन ऑफ इन्वेंट्री रिकॉर्डेड एज एन एक्सपेंस, ये एनआरवी की एडजस्टमेंट जो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस में जानी है। आज की छोटी सी और बात, बस आखिरी बात, ये आपने याद कर लेना, इससे एमसीक्यूज आते हैं। सिर्फ ये 3 पॉइंट्स पढ़ लें। कहता है इन्वेंट्री को क्यों रखा जाता है स्टॉक के तौर पे, क्यों हम चीजें स्टॉक के तौर पे क्यों रखते हैं अपने पास। कहता है मीटिंग वेरिएशन इन प्रोडक्शन डिमांड, डिमांड के डिमांड, अच्छा, मीटिंग वेरिएशन इन प्रोडक्शन डिमांड। कहता जी चीजों को बनाने के लिए आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है ना, अब बनानी है तो रॉ मटेरियल होगा तो बनाएंगे ना, डिमांड को पूरा करने के लिए। कहता इकोनॉमीज ऑफ स्केल इन प्रोक्योरमेंट, ये तो आपने इकोनॉमिक्स में बहुत डिटेल पढ़ा होगा। अगर आप बल्क क्वांटिटी में चीजें खरीदते हैं तो आपको डिस्काउंट वगैरह भी मिल जाता है ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। बड़ी जो कंपनीज बिजनेस होते हैं वो चीजों को बल्क में ही ले लेते हैं ना, इकोनॉमीज ऑफ स्केल एंजॉय करते हैं, फिक्स कॉस्ट कम हो जाती है उससे। गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीजेज एंड स्टॉक आउट, इस बात का खदशा कि कहीं हमारे पास जो स्टॉक, कहीं हमारे पास चीजें कम ना हो जाए, हम डिमांड पूरी ना कर सकें। स्टॉक आउट का मतलब होता है चीजें नहीं है हमारे पास। हम जाते हैं ना किसी ब्रांड पे कपड़े खरीदने, या कहीं भी आप चले गए, कहते सर ये स्टॉक खत्म हो गया है। क्या हो गया है? इसे कहते हैं स्टॉक आउट। इसलिए चीजें हमारे पास पड़ी होनी चाहिए। और गार्डिंग अगेंस्ट प्राइस इंक्रीज, इन्फ्लेशन हो रहा है, क्या हो रहा है? आपको पता है कल को चीजें महंगी होनी है, इसलिए पहले ही लेके रख लो। ये 3 चीजें, 3 आपने ये याद कर लेना है, क्यों इन्वेंट्री को अपने पास मेंटेन किया जाता है। यानी कहता अच्छा ये सही कर लें, एंटिटी नहीं, इधर एंट्री नहीं एंटिटी लिखना है। एंटिटी स्टॉक में चीजें क्यों रखती है, ये 3 वजह हैं, 3। ओके बच्चों, ओके बच्चों, कर लेंगे। चलें जी, लेक्चर खत्म हुआ। एमसीक्यूज आपको देने हैं करने के लिए। चलें ठीक है, मैं खुद करवाऊंगा। आपका जो टेस्ट होगा बच्चों वो क्या होगा? इन्वेंटरी का। जितना पढ़ा उसी में से इंशाल्लाह हो जाएगा जी। एग्जांपल्स ये जो हैं ये आप कर रहिएगा, जो मैंने नहीं करवाई वो नहीं आपने करनी, ठीक है ना। नहीं वो कोई नहीं मसला। अल्लाह हाफिज।